हमारा संसार, हमारा सौर मंडल, हमारा ब्रह्मांड, इनमें से किसी का भी अस्तित्व मुमकिन नहीं है एक रहस्यमय कण न्यूट्रिनो के बिना। वो कहीं से भी गुजर जाएंगे, दीवार, ग्रह हो या सितारे, बिना उन पर ध्यान दिए। ये हमारे लिए पूर्व चेतावनी का साधन है। जब भी यूनिवर्स में कहीं परेशानी आती है, वहां से न्यूट्रिनोज की बौछार आने लगती है। न्यूट्रिनो कारण बनते हैं मरते सितारे के विस्फोट, सुपरनोवा का। न्यूट्रिनोज कई सवालों का जवाब दे सकते हैं, जैसे हमारा अस्तित्व क्यों है या ब्रह्मांड कैसे बना। ये नन्हे कण शिशु ब्रह्मांड को सर्वनाश से बचाते हैं। विनाश का कारण बनते हैं, कई बार पूरे के पूरे तारे को ही उड़ा देते हैं। पर यह भी सच है कि हो सकता है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। न्यूट्रिनो ही बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। उन्नीस 1960 के दशक में ऐसा लग रहा था जैसे हमारा सूरज मरने वाला है। ये परेशान करने वाला सबूत था कि हमारा सूरज बुझ सकता है। हमारे वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल था। अगर सूरज में उस दर से न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा था जितना हमें उम्मीद थी, तो चिंता की बात थी। क्या सूर्य का नाभिकीय कोर बुझने वाला था? तारे और हमारा सूरज भी जायंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हैं। इन फ्यूजन रिएक्टर्स के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं और फोटॉन्स के रूप में प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करते हैं। जितनी भी रोशनी और गर्मी हमें धरती पर मिलती है, वो हमें सूरज से ही मिलती है। अगर सूरज अचानक ठंडा होने लगे तो ये हमारे लिए भयानक रूप से बुरी बात होगी। तो कैसे पता लगाएं कि कहीं सूरज बुझ तो नहीं रहा? हमारे पास सूरज की सतह पर निगरानी रखने के लिए अंतरिक्ष यान है, पर वो सूरज के केंद्र में उसके नाभिक में नहीं झांक सकते। हम सरफेस को देख सकते हैं और सूरज बहुत चमकता है, इसलिए उसे स्टडी करना आसान है। लेकिन सूरज का नाभिक सूरज में 6.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद आएगा, इसलिए उसमें देख पाना बहुत मुश्किल है। पर नाभिक के प्रकाश का अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो हम तक पहुंचेगा देर हो चुकी होगी। एक फोटोन या प्रकाश के इस कण की कल्पना करें जो एक तारे के केंद्र में पैदा हुआ है, और अब मान लीजिए कि वो तारे की सतह तक पहुंचना चाहता है। लेकिन केंद्र में तारा इतना ज्यादा घना होता है और तारे का आकार भी इतना बड़ा है कि कोर से बाहर निकलने में उस फोटोन को 30,000 साल लगेंगे। जैसे आप एक कॉकटेल पार्टी में हैं, आप निकलना चाहते हैं और जितनी बार भी आप दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लोगों का कोई ग्रुप आपसे बात करना चाहता है और आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, और ऐसा करते करते आपको कॉकटेल पार्टी छोड़ने में 30,000 साल लग जाते हैं। सूरज के केंद्र में क्या चल रहा है, इसके लिए उसके प्रकाश से जुटाई गई कोई भी जानकारी हम तक पहुंचने तक हजारों साल पुरानी हो जाएगी। अगर आप ताजा खबर चाहते हैं कि इस वक्त सूरज के केंद्र में क्या चल रहा है, तो फोटॉन्स इसके लिए सही साधन नहीं है। आपको न्यूट्रिनोस चाहिए। तो ये रहस्यमय कण क्या है? न्यूट्रिनो का शाब्दिक अर्थ है छोटे न्यूट्रॉन। हमें ऐसा लगता है कि उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता और वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनोस किसी भी द्रव्य से क्रिया करना पसंद नहीं करते। वो किसी भी चीज में से गुजर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पर सूरज हर सेकंड इतने न्यूट्रिनोज पैदा कर रहा है कि 60 अरब न्यूट्रिनोज हमारे अंगूठे से गुजर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप पूरी जिंदगी इन्हें फील नहीं कर पाएंगे, इनमें से एक को भी फील नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिनोज किसी तारे के नाभिक में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं, उनके जुड़ने से हीलियम बनती है और तब प्रकाश के फोटॉन और न्यूट्रिनोस बाहर निकलते हैं। सूरज के नाभिक में न्यूक्लियर बॉम्ब्स फूट रहे हैं
और इन सारे न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रिनोज रिलीज हो रहे हैं। करीब 10 ट्रिलियन 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 न्यूट्रिनोज हर सेकंड बन रहे हैं। खरबों न्यूट्रिनोज नाभिक में से बनकर बाहर निकलते हैं और 5,19,818 किलोमीटर की दूरी पार करके सूर्य की सतह से बाहर आ जाते हैं। न्यूट्रिनो ध्यान ही नहीं देते कि वो सूर्य के अंदर हैं। वो उससे बाहर लाइट की स्पीड से निकलते हैं। मान लीजिए एक ट्रैफिक जैम वाला हाईवे है, तो न्यूट्रिनोज ऐसी मोटर बाइक्स हैं जो उस ट्रैफिक में फर्राटे से निकल जाती हैं। सोलर न्यूट्रिनोज धरती की तरफ दौड़कर आ रहे हैं। ज्यादातर सीधे निकल जाते हैं। ये सारे न्यूट्रिनोज, अरबों खरबों न्यूट्रिनोज धरती में से गुजर रहे हैं। हर एक सेकंड पूरी धरती सिर्फ एक न्यूट्रिनोज से इंटरेक्ट करती है। जी हां, सिर्फ एक के साथ, 10 खरब में से सिर्फ एक के साथ। क्योंकि वो किसी में से भी गुजर सकते हैं, तो उन्हें देखना मुश्किल है। मैं न्यूट्रिनल फिजिसिस्ट को पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया का घोस्ट हंटर समझती हूँ, क्योंकि हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो इतना अदृश्य है कि उसे पकड़ना और उस पर स्टडी करना बहुत कठिन है। कठिन है पर असंभव नहीं है। लगभग सारे न्यूट्रिनोज धरती से यूं ही गुजर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही हमारे ग्रह के परमाणुओं से टकराते हैं और हम उन्हीं टक्करों का अनुसंधान करते हैं। इन छोटे प्रभावों को समझने के लिए हमने क्लोरीन से भरे विशाल सेंसर लगे हुए भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाए हैं। जब ये न्यूट्रिनो क्लोरीन के परमाणु से टकराते हैं तो वो आर्गन में बदल जाता है और फिर हम डिटेक्टर से उन आर्गन एटम्स को निकालकर गिन सकते हैं कि हमारे एटम्स में दरअसल कितने न्यूट्रिनो फंसे। ये सेंसर सूरज से आने वाले न्यूट्रिनो का पता लगाते हैं, पर इनकी संख्या उम्मीद से बहुत कम है। उनके मॉडल्स ने जितना प्रेडिक्ट किया था, डिटेक्टर्स उस नंबर का सिर्फ 1/3 ही पकड़ पा रहे थे। इसे उन्होंने सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम कहा। ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारी फिजिक्स ही गलत है। ये 2/3 सोलर न्यूट्रिनोज कहाँ गायब हो रहे थे? वो हवा में गायब नहीं हो गए थे, बस डिटेक्टर उन्हें नहीं पकड़ पाए, क्योंकि न्यूट्रिनोज अपनी पहचान बदल सकते हैं। पता चला कि न्यूट्रिनो अंतरिक्ष में जहां से गुजरते हैं उस हिसाब से वो खुद को बदल लेते हैं और हम इसे कहते हैं फ्लेवर चेंजिंग। न्यूट्रिनोज 3 अलग-अलग फ्लेवर्स में आते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे 3 तरह के ताश के पत्ते हों। बादशाह है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो है रानी और गुलाम है टाउ न्यूट्रिनो। सूरज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ही उत्पन्न करता है, पर धरती तक पहुंचते पहुंचते वो अलग फ्लेवर के हो सकते हैं। धरती तक पहुंचते हुए वो लगातार आगे पीछे लहराते हुए अपनी पहचान को बदलते रहते हैं। तो आपको नहीं पता होता कि आपको क्या मिलने वाला है जब तक कि वो धरती पर ना पहुंचे और आप उन्हें देखें नहीं। वो कुछ भी हो सकता है। डिटेक्टर्स अलग अलग फ्लेवर्स नहीं देख पा रहे थे, पर जब हमने उनके सेंसर को फाइन ट्यून किया तो हमें सारे सोलर न्यूट्रिनो दिखाई दिए। तो सूरज से बहुत सारे न्यूट्रिनोज आ रहे थे, पर हम 1/3 ही देख पा रहे थे। फ्लेवर बदलने वाले न्यूट्रिनो बता रहे थे कि हमारा सूर्य स्वस्थ है। पहचान बदलने ने न्यूट्रिनोज के बारे में एक खास सवाल का जवाब भी दिया। क्या उनमें मैस है? आइंस्टाइन ने बताया था कि सिर्फ उन्हीं कणों का मैस नहीं होता जो प्रकाश की गति से चलते हैं, और वो कण समय का अनुभव नहीं करते। पर न्यूट्रिनो अपना फ्लेवर बदल सकते हैं, तो ये घटना कुछ समय के साथ ही होती होगी, और इसका मतलब न्यूट्रिनो प्रकाश की गति से नहीं चल सकते, और इसलिए इनमें मैस होना चाहिए। जब वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनोज के बारे में जानना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि वो मासलेस होते हैं, और अगर न्यूट्रिनो में मास नहीं होगा तो वो हमेशा के लिए एक ही फ्लेवर में एक ही तरह का न्यूट्रिनो बनकर रह जाएगा। प्रयोगों ने सिद्ध किया कि न्यूट्रिनोज में मैस है, और अगर उनमें मैस है तो ग्रेविटी भी होनी चाहिए। इसका मतलब वो अपने आसपास की चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर न्यूट्रिनोज में मास है तो वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिनोज में बदल सकते हैं। तो
एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो टाउ न्यूट्रिनो बन सकता है या मियॉन न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का मास बहुत कम होता है। ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों में शामिल हैं। एक इलेक्ट्रॉन के सामने न्यूट्रिनो वैसे ही है जैसे एक हाथी के सामने 1 साल का बच्चा। तो आप सोच सकते हैं कि वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। जिन वैज्ञानिकों ने खोज की कि न्यूट्रिनो में मास होता है, उन्हें 2015 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। एक स्टूडेंट होने के नाते भी उस खोज का हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे प्रोफेसर्स हम में से कुछ स्टूडेंट्स को सडबेरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लेकर गए थे। हम एक्साइटेड थे क्योंकि हमने माइनस गियर पहने थे। माइनस के साथ माइन में नीचे उतरे एकदम बॉटम में और फिर एक्स फाइल्स जैसे हॉलवे से होते हुए एक साफ सुथरे से कमरे में पहुंचे। सब कुछ साई-फाई फिल्मों जैसा लग रहा था और माइनस हमारा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे आज कितने न्यूट्रिनोस पकड़े। बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय दुर्घटनाओं में भी न्यूट्रिनो की मौजूदगी पाई जाती है। जब भी यूनिवर्स में कहीं परेशानी आती है, वहां से न्यूट्रिनोज की बौछार आने लगती है। न्यूट्रिनो की ये बाढ़ ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े धमाकों का संकेत है और नए शोध बताते हैं कि इनके बिना ना तो कोई सौरमंडल होगा, ना कोई ग्रह और ना हम। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों में से एक है। हालांकि नए शोध से पता चलता है कि वो ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्फोट होते सितारों को सुपरनोवा कहते हैं, यानी विशालकाय सितारों की मौत। पर उनके विस्फोटक अंत के पीछे एक रहस्य है। ये विशाल तारे अपने जीवन का अंत इतने हिंसक तरीके से क्यों करते हैं? ये एस्ट्रोफिजिक्स की एक बहुत बड़ी पहेली है। हमें कुछ सुराग मिले जब आकाश गंगा की एक उपग्रह गैलेक्सी लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड में हमने प्रकाश की एक बहुत बड़ी चमक देखी। ये प्रकाश सुपरनोवा का विस्फोट था। पर इस चमक से 3 घंटे पहले खगोल वैज्ञानिकों ने कुछ और भी देखा था। आसमान में उसी दिशा से न्यूट्रिनो की बौछार आ रही थी। ये पहली बार था कि हमने सूरज के अलावा भी कहीं से न्यूट्रिनोज को आते हुए देखा था। तो न्यूट्रिनोज और सुपरनोवा के बीच कुछ तो कनेक्शन था, पर वो क्या था, बस ये हम नहीं समझ पाए। जब एक स्टार का ईंधन खत्म होता है तो इसका कोर सिकुड़कर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। फिर स्टार का बाकी हिस्सा अंदर की तरफ सिकुड़ता है, न्यूट्रॉन स्टार से टकराता है और बाहर की ओर उछलता है, जिससे सुपरनोवा होता है। पर सुपरनोवा के कंप्यूटर मॉडल ने एक समस्या को प्रकट किया। स्टार विस्फोट नहीं होता। जब हमने सुपरनोवा कैसे काम करता है ये देखने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस रन किए, तो एक बार बाहर उछलने के बाद विस्फोट रुक गया, वो बुझ गया पूरी तरह से। सुपरनोवा उतना सुपर नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का कोई दूसरा ही सोर्स था जो इसे एक्चुअल विस्फोट के लिए प्रेरित कर रहा था। क्या विस्फोट से पहले प्रकट होने वाले न्यूट्रिनो ही ऊर्जा का वो स्रोत हैं? तो पहले हमें यह समझना होगा कि न्यूट्रिनो के विस्फोट का कारण क्या है। तारे का कोर अंदर की ओर धंसता है और उसके बाद तारे की बाहरी परतें अंदर की ओर गिरती हैं, लाइट की स्पीड जितनी तेजी से। जब कोर तेजी से धंसता है तो उसके अत्यंत भारी दबाव से परमाणु आपस में कुचले जाते हैं। आयन का वो कोर बहुत सिकुड़कर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस कोर का हिस्सा होते हैं और इतने दबाव में आ जाते हैं कि आपस में फ्यूज करते हैं और इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बन जाते हैं। इस नए बने न्यूट्रॉन स्टार के कोर में से न्यूट्रिनो बाहर उछलते हैं, अपने साथ भारी मात्रा में ऊर्जा लिए हुए। 99% एनर्जी न्यूट्रिनोज में होती है। न्यूट्रिनो ही मेन इवेंट है। खरबों न्यूट्रिनोज मरते हुए सितारों के अवशेषों में नष्ट हो जाते हैं। जब वो न्यूट्रिनो नाभिक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं
तो उनका एक छोटा सा हिस्सा गैस के साथ इंटरैक्ट करता है और वो हिस्सा गैस को गर्म करता है। इस नए बने न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ सब कुछ अकल्पनीय डिग्री पर गर्म होने लगता है। गर्मी चारों तरफ की गैस में दबाव बनाती है। ये बढ़ती रहती है और तब तक बढ़ती है जब तक कि भारी प्रगाति तरंगे नहीं फूट पड़ती। और तब जाकर वो असली विस्फोट होता है। असली आतिशबाजी तभी शुरू होती है। ये विस्फोट ब्रह्मांड की सबसे चमकीली घटनाओं में से एक में होता है, जो न्यूट्रिनो द्वारा संचालित होता है। हमें लगता है कि अगर न्यूट्रिनोज नहीं होते तो सुपरनोवाज का शायद अस्तित्व ही नहीं होता, और ना ही हमारा अस्तित्व होता। हमारे शरीर में भारी तत्व मौजूद हैं, जैसे हड्डियों में कैल्शियम और खून में लोहा। इन तत्वों के ये प्रकार सुपरनोवा में बने और विस्फोटों के द्वारा पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिनोज ने ही इन तत्वों को जलाकर इन्हें अंतरिक्ष में सब जगह पहुंचाया है। न्यूट्रिनोज के बिना आपके पास तत्व नहीं है, और बिना तत्वों के आपके पास पृथ्वी जैसे ग्रह नहीं होते, और पृथ्वी जैसे ग्रह के बिना आपके पास जीवन नहीं होता। हम बातचीत में कहते हैं ना कि इंसान मिट्टी है, तो ये कहीं ना कहीं सच है। मुझे लगता है हमें कहना चाहिए हम न्यूट्रिनो की मिट्टी हैं। न्यूट्रिनो से पता चलता है कि सुपरनोवा कैसे विस्फोट होते हैं, और जब विस्फोट होने वाले होते हैं तो न्यूट्रिनो हमें चेतावनी भी देते हैं। तो न्यूट्रिनो ऐसे भूतहा साइन पोस्ट होते हैं जो ब्रह्मांड की किसी हिंसक घटना की तरफ इशारा करते हैं। जब हमें न्यूट्रिनो के अचानक फटने का पता लगता है तो हो सकता है कहीं कोई सितारा सुपरनोवा बन गया हो। न्यूट्रिनो की बौछार ब्रह्मांडीय पहरेदार हैं, जो हमें खतरे के लिए सावधान करते हैं। न्यूट्रिनोज एक पक्का संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और 2017 में एक अकेले न्यूट्रिनो ने हमें एक गंभीर चेतावनी दी। उसने ब्रह्मांड में विकिरण के सबसे गहन स्रोतों में से एक की तरफ इशारा किया, जो सीधा हमारी तरफ आ रहा था। साल 2017 में बसंत का मौसम चल रहा था। दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिक न्यूट्रिनोज की तलाश कर रहे थे, पर इन भूतहा कणों को देख पाना बहुत मुश्किल है। न्यूट्रिनोज दुनिया के सबसे बड़े इंट्रोवर्ट्स हैं। उन्हें किसी से भी इंटरैक्ट करना पसंद नहीं। तो इनमें से एक को भी ढूंढने के लिए आपको खूब सारा स्टफ चाहिए, एक ही जगह पर खूब सारे एटम्स चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे परमाणुओं के साथ एक उपकरण का निर्माण किया। इसका नाम है आइस क्यूब, जिसमें न्यूट्रिनो डिटेक्टरों को बर्फ की चादरों के नीचे गहराई में दबाया गया है। ऐसा पता चला है कि पानी न्यूट्रिनोज का एक बहुत ही अच्छा डिटेक्टर होता है। न्यूट्रिनोज पकड़ने के लिए आपको खूब खर्चा करके एक बहुत बड़ा टारगेट बनाना पड़ता है। बर्फ का खूब बड़ा इलाका दोनों बक्सों को चेक करता है। आपको बहुत सारा पानी चाहिए जो बहुत साफ हो, और धरती पर सबसे साफ पानी कहां मिलेगा आपको? अंटार्कटिका की बर्फ में। एंटार्कटिक डिटेक्टर आइस क्यूब का फैलाव 3280 फीट है। यह 9 फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर है। यह 5000 सेंसर से बना है, जो घिरे हैं ब्रह्मांड में मौजूद सितारों से ज्यादा पानी के परमाणुओं से। अगर आप दूसरे पार्टिकल से टकराते हुए न्यूट्रिनो को पकड़ना चाहते हैं तो फिर आपको उनके सामने बहुत सारे टारगेट्स रखने होंगे, है ना? आपको खूब सारे पार्टिकल्स न्यूट्रिनो के रास्ते में रखने होंगे ताकि इंटरैक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वास्तविक डिटेक्टर होल्स हैं, जिन्हें बर्फ में ड्रिल किया जाता है, और इन होल्स में डिटेक्टर्स की चेन डाली है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से 3 गुना लंबी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये बर्फ में डूब जाते हैं और न्यूट्रिनोज का पता लगाने के लिए चारों तरफ मौजूद सारी बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। 22 सितंबर 2017 आइस क्यूब ने पता लगाया कि एक न्यूट्रिनो पानी के एक अणु से टकराया है। न्यूट्रिनो आइस क्यूब में मौजूद बर्फ के अणु से टकराता है तो एक चार्ज पार्टिकल उड़ता है, और ये चार्ज पार्टिकल सिग्नल देता है जिसे हम पकड़ लेते हैं। बाहर निकला हुआ पार्टिकल प्रकाश की गति से भी तेज उड़ता हुआ दिखता है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि यह फिजिक्स के खास नियमों का उल्लंघन कर रहा है कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता है।
पर लाइट की स्पीड किसी मीडियम जैसे कि हवा या पानी में कम हो जाती है और इसीलिए यह संभव है कि दूसरी चीजें, दूसरे पार्टिकल्स किसी मीडियम में लाइट से तेज हो जाएं। जैसे ही ये बल्ब से टकराकर बाहर निकला, उस पार्टिकल से नीली रोशनी की चमक निकली, जिसे चेरेनकॉव रेडिएशन कहते हैं। ये सोनिक बूम जैसा ही था। जब साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं तो बूम पैदा होता ना। जब वो बूम होता है तो हवा का एक कोन भी दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ चेरेनकॉव रेडिएशन में होता है, उसमें लाइट का कोन बनता है। न्यूट्रिनोज में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। कुछ में बहुत ऊर्जा होती है, जैसे 2017 का न्यूट्रिनो था। और न्यूट्रिनो की ऊर्जा उसके स्रोत पर निर्भर करती है। हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज हाई एनर्जी इवेंट से ही आते हैं। तो हो सकता है कि कहीं विस्फोट होने वाला हो सकता है चीजें टकराने वाली हो, या हो सकता है चीजें टकराकर विस्फोट होने वाली हो। इसका मतलब वो कुछ बड़ा होने का संकेत था। न्यूट्रिनोज में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। कुछ में बहुत ऊर्जा होती है, जैसे 2017 का न्यूट्रिनो था। और न्यूट्रिनो की ऊर्जा उसके स्रोत पर निर्भर करती है। हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज हाई एनर्जी इवेंट से ही आते हैं। तो हो सकता है कि कहीं विस्फोट होने वाला हो सकता है चीजें टकराने वाली हो, या हो सकता है चीजें टकराकर विस्फोट होने वाली हो। इसका मतलब वो कुछ बड़ा होने का संकेत था। चेरेनकॉव रेडिएशन की नीली चमक ने हमें उस न्यूट्रिनो के भयंकर स्रोत का सुराग दिया। हम ब्लू लाइट के पाथ को फॉलो कर सकते थे और पीछे जाकर देख सकते थे कि वो न्यूट्रिनोज आए कहां से थे। हमने पता लगाया कि वो न्यूट्रिनो ऐसी गैलेक्सी से आया था जो हमसे 6 खरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित थी। उसके केंद्र में था ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक, ब्लेजर। देखिए, ये ब्लेजर एक सबसे बड़ा और सबसे बुरा फॉर्म होता है एक फीडिंग एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल का। और इसमें मटेरियल सिर्फ ब्लैक होल में गिरता नहीं है, बल्कि चारों तरफ घूमते हुए एक हाई एनर्जी डिस्क बना लेता है। ब्लेजर की डिस्क लाखों मील प्रति घंटे की गति से घूमती है, गैस और धूल के कणों को चार्ज करते हुए। डिस्क मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करती है, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई मुड़ती और उलझती रहती है। क्योंकि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो घूम रहे हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स चार्ज्ड पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ भेजते हैं और इससे दोनों तरह के पार्टिकल्स और रेडिएशन बनती है जो जेट की तरह बाहर निकलती है। जेट ब्लैक होल के ध्रुवों में से बाहर निकलती है। इनसे ज्यादा इंटेंस सोर्स रेडिएशन के ब्रह्मांड में और कहीं नहीं मिल सकते आपको, और इनका रुख सीधे हमारी तरफ है, खरबों लाइट ईयर्स दूर से। क्या ये जेट्स शक्तिशाली न्यूट्रिनोज उत्पन्न करते हैं? ये एक बड़ा रहस्य है। पहले सोचा गया कि न्यूट्रिनो सीधे उस जेट से प्रोड्यूस होते हैं, पर अब हम सोचते हैं कि प्रोटॉन्स जैसे मैटर जो अक्रीशन डिस्क में होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और उससे न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं। एक्रीशन डिस्क के चारों ओर घूमने वाले कण जेट के आधार में टकराते हैं। वहां की भारी ऊर्जा उन कणों को कुचल देती हैं और न्यूट्रिनो बनते हैं, और जेट्स उन न्यूट्रिनो की बौछार को सीधे धरती की तरफ भेज रहे हैं। सिर्फ एक न्यूट्रिनो का पता लगाने से हमें अपनी आकाश गंगा के बाहर किसी चीज के आंतरिक कामकाज की बहुत सारी जानकारी देखने को मिली। और यही न्यूट्रिनो की सबसे मजेदार बात है कि ये बड़े रहस्य को खोलते हैं। अब हम न्यूट्रिनो का उपयोग ब्रह्मांड में और भी खास जानकारी जुटाने के लिए कर रहे हैं। अतीत में हुए बिग बैंग के सबसे पहले क्षण की ओर, अब तक के सबसे बड़े सवाल का जवाब पाने के लिए हम कैसे आए और क्यों आए। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसकी समझ के लिए न्यूट्रिनोज महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने हमें बताया कि सूर्य स्वस्थ है,
ये वो ट्रिगर है जो सुपरनोवा विस्फोट करते हैं, और इन्होंने ही हमारे सामने घातक ब्लेजर का स्थान प्रकट किया। और अब वे कुछ ऐसा हल कर सकते हैं जो अभी भी भौतिकविदों के लिए पहेली है। हम कैसे उत्पन्न हुए? ये सच कि हमारा ब्रह्मांड मैटर से भरा हुआ दिखता है बहुत अजीब है। शुरुआत में मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में रहे होंगे और वो एक दूसरे को नष्ट करते होंगे और प्योर एनर्जी बनती होगी। तो हमारा अस्तित्व क्यों है? तो देखिए, यहाँ एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि जो है वो क्यों है, क्योंकि अगर वो ना होता तो क्या फर्क पड़ता। इस सवाल के जवाब के लिए हमें समय की घड़ी पीछे घुमानी होगी, करीब 14 खरब साल पहले, जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ऊर्जा का एक बिंदु चमका और अस्तित्व में आया। यह ऊर्जा ठंडी हुई और इससे द्रव्य के नन्हे प्रारंभिक कण बने, न्यूट्रिनोज सहित, जो हमारे सामने मौजूद हर चीज की निर्माण इकाई है। प्रारंभिक ब्रह्मांड अस्त व्यस्त होगा, पर जल्दी उसने अपने कुछ आधारभूत नियम बना लिए होंगे, जैसे समरूपता और संतुलन। हमारा यूनिवर्स पूरी तरह से सिमेट्री से भरा है। अगर इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, यिन है तो यांग भी है, और साथ में मैटर है और एनी मैटर भी। बिग बैंग समरूपता के नियम से जुड़ा रहा और उसने द्रव्य के दोनों रूप समान मात्रा में बनाए। शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ के बनने के जो मैकेनिज्म्स हैं, उसमें बराबर मात्रा में एंटी मैटर बनना भी है। ये सिमेट्री फिजिक्स का एक आधारभूत नियम है। भौतिकी के आधारभूत नियम ये भी कहते हैं कि जब द्रव्य और प्रतिद्रव्य मिलते हैं तो चिंगारी उड़ती है। तो मैटर और एंटी मैटर आपस में छूते हैं तो विनाश होता है, वो ऊर्जा की चमक में गायब हो जाते हैं। तो अब तक जितना हम समझ पाए हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत के क्षणों में मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में बनाए गए थे, तो उन्होंने एक दूसरे का विनाश किया होगा, जिससे ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं बचा होगा। जिसका मतलब कि ना मैटर, ना एंटी मैटर, ना गैस, ना डस्ट, ना तारे, ना गैलेक्सीज, ना जीवन, कुछ भी नहीं। पर ब्रह्मांड की शुरुआत में किसी वजह से मैटर एंटी मैटर से जीत ही गया होगा। किसी कारण से ब्रह्मांड ने संतुलन के नियमों को अनदेखा कर दिया था। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा होगा। इसका मतलब कि ब्रह्मांड में संतुलन के आधारभूत नियमों का उल्लंघन हुआ होगा। इस तरह जब द्रव्य और प्रतिद्रव्य मिले तो उनका विनाश हुआ। तो क्योंकि द्रव्य की मात्रा ज्यादा थी तो द्रव्य के अवशेष बच गए और प्रतिद्रव्य के अवशेष बचे ही नहीं। तो बिग बैंग ने द्रव्य और प्रतिद्रव्य के बीच के संतुलन को कैसे तोड़ा? तो हम कोई भी इंटरैक्शन, कोई भी प्रोसेस ढूंढ रहे थे जहां मैटर एंटी मैटर से जरा सा अलग बिहेव कर रहा है। हम फिजिक्स में कोई गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम वो गलती सीधे नहीं देख सकते क्योंकि हम बिग बैंग नहीं देख सकते, पर हम उसे फिर से बना सकते हैं और हमें लगता है इसमें न्यूट्रिनोज भी शामिल हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि हम फंडामेंटल फिजिक्स की गहराई में जाकर उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, और ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। जापानी वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसे नाम दिया TK2। उन्होंने न्यूट्रिनो और उनके सममित जुड़वां एंटी न्यूट्रिनो का अध्ययन करते हुए बिग बैंग का कुछ हिस्सा पुनर्निर्मित किया। मकसद यह देखना कि क्या एंटी न्यूट्रिनो भी अपनी पहचान और फ्लेवर उसी गति से बदलते हैं जिस गति से साधारण न्यूट्रिनो बदलते हैं। मैटर और एंटी मैटर बिल्कुल एक ही तरह बिहेव करते हैं। हमें इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने को मिला। कणों ने समरूपता बदली, न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज ने अलग अलग गति से फ्लेवर बदला। ये एक स्पष्ट उदाहरण था कि मैटर एंटी मैटर की तुलना में बहुत अलग बिहेव करता है, और इसने बिग बैंग के दौरान कणों के निर्माण के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। तो शुरुआती ब्रह्मांड में हुआ ये होगा कि जितने न्यूट्रिनोज कन्वर्ट होकर मैटर बने, उतने एंटी न्यूट्रिनोज एंटी मैटर नहीं बने, और इस तरह ब्रह्मांड में एंटी मैटर की तुलना में मैटर ज्यादा हो गया।
हालांकि ये असंतुलन 1 खरब में एक का ही रहा होगा, पर ब्रह्मांड के निर्माण के लिए इतना काफी था। हो सकता है कि शुरुआती यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री प्रॉब्लम न्यूट्रिनोस ने ही सुलझा दी हो। हाँ, वो विनाश लाते हैं और कई बार पूरे के पूरे तारे उड़ा देते हैं, पर देखा जाए तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड को बचाया है। अब वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूट्रिनो ब्रह्मांड का एक और बहुत बड़ा रहस्य सुलझाएंगे, आंध्र पदार्थ या डार्क मैटर की पहचान। ब्रह्मांड के जन्म के समय से ही न्यूट्रिनो का अस्तित्व है। ये शायद द्रव्य के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये ब्रह्मांड के विकास में इससे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, ब्रह्मांडीय जाल के निर्माण में। एक बहुत ही बड़े स्केल्स पर ब्रह्मांड को देखें तो आकाशगंगाएं एक खास पैटर्न में व्यवस्थित की गई हैं, और हम देखते हैं कि आकाशगंगाओं के लंबे पतले धागे हैं और उनके कटाव पर आकाशगंगाओं के घने गुच्छे हैं जिन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं, और बीच बीच में विशाल खाली क्षेत्र हैं जिन्हें कहते हैं कॉस्मिक वॉइड्स। लंबे समय तक ये रहस्य बना रहा कि ब्रह्मांडीय जाल का निर्माण कैसे हुआ और वो आपस में जुड़ा हुआ कैसे है। हमारे अस्तित्व के बारे में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये ब्रह्मांड खुद को जोड़े हुए किस तरह है। जितना भी मैटर था वो टूटकर बिखर गया और वो खूब दूर दूर फैल गया, जिससे गैलेक्सीज और स्टार्स बन गए, पर जाल ने किसी तरह खुद को जोड़े रखा। अब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांडीय जाल को जोड़े रखने वाला रहस्यमयी पदार्थ आंध्र पदार्थ यानी डार्क मैटर ही है। बहुत शुरुआती ब्रह्मांड में अगर डार्क मैटर नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर भी नहीं बनता। पर ब्रह्मांड का ये विश्वकर्मा, ये डार्क मैटर आखिर है क्या? डार्क मैटर एक अदृश्य मैटर है जिसे हम नहीं देख सकते। तो आप, मैं, सारे के सारे पार्टिकल्स जो भी हम देखते हैं वो सब यूनिवर्स के एक्चुअल मैटर का सिर्फ 5% है, बाकी सब डार्क मैटर है। डार्क मैटर एक फैंसी नाम दिया गया है उसे, जिसे हम नहीं समझते, पर हम ये जानते हैं कि जितना हम देख सकते हैं उससे ज्यादा मौजूद है, पर पता नहीं वो क्या है। ये साइंस के सबसे बड़े खुले रहस्यों में से एक है। डार्क मैटर किसी भी चीज से क्रिया नहीं करता, बहुत कुछ न्यूट्रिनो की तरह, और न्यूट्रिनो की तरह ही डार्क मैटर भी शिशु ब्रह्मांड में बहुतायत में मौजूद था। तो क्या न्यूट्रिनो और डार्क मैटर एक ही चीज है? हमें मालूम नहीं कि डार्क मैटर क्या है, पर हमें यह मालूम है कि वो कैसे बिहेव करता है, और न्यूट्रिनोज उसके काफी अच्छे उम्मीदवार नजर आते हैं, क्योंकि हाँ, वो डार्क हैं, वो ब्रह्मांड में हर कहीं हैं, और उनमें थोड़ा सा वजन भी है। और थोड़ा सा मतलब बहुत ही थोड़ा। न्यूट्रिनो का वजन रेत के एक कण के वजन का 10 खरब 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 गुना कम है। लेकिन न्यूट्रिनो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, और क्योंकि वो इतने ज्यादा हैं कि उनका एक एक का द्रव्यमान भी ऐड होकर फैला हुआ द्रव्यमान हो सकता है, और वो भी बहुत लार्ज स्केल पर। ये जांचने के लिए कि क्या न्यूट्रिनो और डार्क मैटर एक ही चीज हैं, हमें फिर से बिग बैंग की तरफ लौटना होगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ, आदिम पदार्थ बना जिसमें डार्क मैटर और सैकड़ों खरब न्यूट्रिनो शामिल हैं। डार्क मैटर के गुच्छे बन गए जिससे उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र बने। उन्होंने साधारण मैटर को अपनी ओर खींच लिया। इससे एक स्ट्रक्चर बना, एक मुख्य ढांचा जिसने रेगुलर मैटर को ग्रेविटेशनली एक साथ जोड़कर सिकोड़ा, और गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बने। क्या ये मुमकिन है कि यही डार्क मैटर है? ये नन्हे पार्टिकल्स पर इतने सारे ब्रह्मांड में फैले हुए। हम न्यूट्रिनोज को जानते हैं, पूरा नहीं, पर डार्क मैटर के मुकाबले न्यूट्रिनोज के बारे में काफी जानते हैं। पर फिर भी ये सवाल अब तक नहीं सुलझा कि क्या न्यूट्रिनोज डार्क मैटर का ही एक स्पेसिफिक टाइप है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पता लगाना होगा कि बिग बैंग के समय मौजूद डार्क मैटर किस प्रकार का था, गर्म या ठंडा
लोग कहते हैं कि गर्म डार्क मैटर और ठंडा डार्क मैटर, और इससे उनका मतलब पार्टिकल की स्पीड से होता है। ठंडा डार्क मैटर धीरे चलता है और गर्म डार्क मैटर तेज चलता है। गति का ये फर्क महत्वपूर्ण सुराग बन सकता है कि क्या न्यूट्रिनो से ही डार्क मैटर बना है। गर्म और ठंडा डार्क मैटर रेगुलर मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये उसके चलने की स्पीड पर डिपेंड करता है। मैं इसमें नदी का उदाहरण दूंगी। तो गर्म डार्क मैटर टॉरेंट की तरह है, वो इतनी तेज चलता है कि किसी से भी कनेक्ट नहीं करता, बस सीधे सीधे गुजर जाता है, तो इससे किसी तरह का बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। पर अगर थोड़ा धीरे चलने वाला डार्क मैटर है, यानी ठंडा डार्क मैटर, तो धीरे धीरे बहने वाली नदी के बारे में सोचिए। जब नदी धीरे चलती है तो तलछट जमा करने लगती है। उन खरबों गैलेक्सियों को उस तलछट की तरह मानिए जो ब्रह्मांडीय जाल का निर्माण करती हैं। हमने ब्रह्मांड की शुरुआत में बनी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया और वो ठंडे डार्क मैटर के अनुकूल हैं पर गर्म डार्क मैटर के अनुकूल नहीं। तो हमें लगता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ठंडा डार्क मैटर ज्यादा हावी था। न्यूट्रिनोज डार्क मैटर के अच्छे कैंडिडेट नजर आ रहे थे क्योंकि उनका अस्तित्व है और वो बहुत शर्मीले हैं, बिल्कुल जैसे डार्क मैटर के कण हैं। पर फिर हम बिल्कुल एक्यूरेटली ये नाप पाए कि ब्रह्मांड में कितना डार्क मैटर है और कितने न्यूट्रिनो हैं, और समझ में आया कि डार्क मैटर के मुकाबले न्यूट्रिनोज बहुत कम है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं नहीं पहुंचे, पर न्यूट्रिनो खोजी हार नहीं मान रहे। उनकी खोज जारी है किसी नए रहस्यमयी न्यूट्रिनो के लिए जो इस आंध्र पदार्थ या डार्क मैटर की गुत्थी सुलझा दे। अभी तक हम न्यूट्रिनोज के 3 फ्लेवर्स जानते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। पर एक छुपा हुआ चौथा न्यूट्रिनो भी हो सकता है जो डार्क मैटर की इस पहेली को सुलझा सके। हम इसे कहते हैं स्टेरल न्यूट्रिनो। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो साधारण न्यूट्रिनो से भी कम क्रिया करते हैं। इतना छोटा सा कण ढूंढने में इतना कठिन, असल में बहुत से रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हो सकता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये पता लगाने के लिए कि स्टेरिल न्यूट्रिनो डार्क मैटर है या नहीं, पहले ये साबित करना होगा कि इसका अस्तित्व है, पर यह कठिन है। यकीनन स्टेरिल न्यूट्रिनोज का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम फिर भी उन्हें खोज सकते हैं। शुरू में न्यूट्रिनोज को ढूंढना भी काफी कठिन माना जाता था। डार्क मैटर का पता लगाने के लिए स्टेरिल न्यूट्रिनोज का पता लगाना ये वैसा ही है कि एक अदृश्य को ढूंढने के लिए दूसरे अदृश्य की मदद लेना, भूत को बेताल की मदद से ढूंढना। हम बेशक साइंस की सीमाओं को टटोल रहे हैं। फर्मालैब की एक टीम के पास एक शानदार तरीका है। स्टेरिल न्यूट्रिनो को सीधे नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो डिटेक्टर्स में मौजूद परमाणुओं से प्रतिक्रिया नहीं करते। तो वो उन न्यूट्रिनो की तलाश में हैं जो अपना फ्लेवर स्टेरिल न्यूट्रिनो में बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में चलते हुए न्यूट्रिनो खुद को बदलते हैं, पर इस बदलाव के लिए उन्हें बहुत लंबा चलना पड़ता है। इसलिए कम दूरी पर न्यूट्रिनो को ट्रैक करने पर उनके फ्लेवर में कोई बदलाव नहीं दिखना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिर्फ 800 मीटर लंबा रास्ता बनाया। नॉर्मली इतने कम टाइम में न्यूट्रिनोज फ्लेवर नहीं बदलते, पर अगर कुछ दिखता है, अगर कोई बदलाव दिखता है, तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा, शायद स्टेरिल न्यूट्रिनोज का सबूत हो। तो क्या ये संभव है कि कम दूरी पर रेगुलर न्यूट्रिनोज स्टेरिल न्यूट्रिनोज में ऑसिलेट हो जाएं? तो टीम ने म्यूऑन फ्लेवर के न्यूट्रिनोज की बीम को डिटेक्टर में से गुजारा। सैद्धांतिक रूप से उनके पास फ्लेवर बदलने का समय नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि म्यूऑन न्यूट्रिनोज किसी और टाइप के न्यूट्रिनो में बदल रहे हैं कि नहीं। बदलने तो नहीं चाहिए, पर अगर बदलते हैं तो ये इशारा होगा स्टेरिल न्यूट्रिनोज की तरफ। टीम ने डिटेक्टर्स तक पहुंचे म्यूऑन न्यूट्रिनोज की संख्या की तुलना बीम के साथ भेजे गए न्यूट्रिनो की संख्या से की। थोड़े म्यूऑन न्यूट्रिनोज ने ही डिटेक्टर्स को हिट किया था। इसका मतलब कुछ न्यूट्रिनोज ने फ्लेवर बदल लिया था। तो हमने देखा कि न्यूट्रिनोज के ऑसिलेशन ने उन्हें एक टाइप से दूसरे टाइप में बदला था।
हमें आइडिया था कि हमें कितने न्यूट्रिनोज मिलेंगे, पर हमें ज्यादा मिले, तो वही स्टेरिल न्यूट्रिनोज हो सकते थे। अगर स्टेरिल न्यूट्रिनोज का अस्तित्व है, तो क्या वही डार्क मैटर है? इस समय हम नहीं जानते कि स्टेरिल न्यूट्रिनोज का द्रव्यमान कितना है, पर अगर तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, तो ये सही प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये इतने ज्यादा होने चाहिए कि ब्रह्मांड में मौजूद सारे डार्क मैटर को बना पाए। फर्मा लैब के नतीजों को दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, तो यह कहना जल्दबाजी होगी कि निश्चित रूप से स्टेरिल न्यूट्रिनो का अस्तित्व है, या यही डार्क मैटर बनाते हैं। डार्क मैटर हमारे दौर का सबसे बड़ा सवाल है, और ये फैक्ट कि फर्मा लैब उन जगहों में से एक हो सकती है जहां इसका जवाब मिल सकता है, और मैं खुद यहाँ काम करती हूँ, ये बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि हम असंभव को संभव बना रहे हैं। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि क्या असंभव संभव है। हम जानते हैं कि न्यूट्रिनो ने हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अब भी वे सुपरनोवा को शक्ति देकर हमें अपना महत्व दिखाते हैं। उनके बिना हमारा सूर्य, हमारी दुनिया और यहां तक कि हमारे शरीर भी नहीं बन पाते। न्यूट्रिनोज नन्हे शैतान पार्टिकल्स हैं, पकड़ में ना आने वाले, स्टडी करने में मुश्किल, पर अगर हम उन्हें पकड़ पाएं तो वो हमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य बता देते हैं। न्यूट्रिनोज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मजेदार बुक पढ़ रहे हैं और जैसे ही आखिरी पेज पलटा, अचानक 100 नए पेज और मिल गए। न्यूट्रिनोज हमें सिखा रहे हैं कि ब्रह्मांड कई मायनों में सूक्ष्म और समझने में कठिन है, और जितना ज्यादा हम न्यूट्रिनोज को समझेंगे उतना ही हम ब्रह्मांड को समझते जाएंगे। न्यूट्रिनोज असल में ब्रह्मांड के महान जादूगर हैं, कमाल के कलाकार हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही शायद बिग बैंग को दिशा दी और हमें अस्तित्व दिया। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये हमें बचाते हैं। जितना हम इन चालाक पार्टिकल्स को समझ रहे हैं, उतना ही हम समझते जा रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो ये छुपे रुस्तम है।